नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हिंडनबर्ग, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। और अगर आप शेयर बाजार वगैरह में निवेश करते हैं, बाजार में निवेश करते हैं, तो बहुत संभव है कि आप हिंडनबर्ग के मारे हुए भी हों। हिंडनबर्ग ने आपको दुख और तकलीफ भी दी हो, क्योंकि हिंडनबर्ग ने भारत को लेकर, भारत के अडानी ग्रुप को लेकर जो लगातार रिपोर्टिंग की, जो लगातार आरोप लगाए, उस हिंडनबर्ग की उन आरोपों के चलते जो भारत में राजनीति हुई, उसके कारण करीब करीब 11 लाख करोड़, जी हां, 11 लाख करोड़ भारत के आम निवेशक को नुकसान हुआ। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप बाजार में जो है पैसा लगाते हैं, तो फिर शायद आप हिंडनबर्ग के जो खेल हैं, उस खेल के शिकार भी हों। लेकिन अब अच्छी खबर यह है, हालांकि मालूम नहीं किसके लिए अच्छी खबर है, किसके लिए बुरी खबर है, लेकिन खबर यह है कि हिंडनबर्ग की दुकान पर ताला लग गया। जी हां, हिंडनबर्ग के जो संस्थापक हैं एंडरसन ने ऐलान किया कि वो हिंडनबर्ग को बंद कर रहे हैं। अब हिंडनबर्ग जो है आगे काम नहीं करेगी। अब जैसे ये रिपोर्ट आई, भारत में इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रियाएं होनी स्वाभाविक थी। एक तरफ बीजेपी ने इस रिपोर्ट को लेकर सीधा सीधा कांग्रेस पर हल्ला बोला, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो भी आती थी, उस रिपोर्ट को कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष उस रिपोर्ट को यह मान लेता था कि जैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर संसद ठप होती, संसद के बाहर हंगामा होता और इस तरह की तमाम चीजें चलती, और उससे जो है भारत के बाजार में उथल पुथल होती। इसीलिए बीजेपी ने कहा है कि जो हिंडनबर्ग की जो दुकान बंद हुई है, जो ताला लगा है, अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। वैसे ये भी मत भूलिए कि हिंडनबर्ग जो है, उसकी स्थापना में जॉर्ज सोरोस का बहुत बड़ा हाथ था। अब आप समझ सकते हैं, जॉर्ज सोरोस, हिंडनबर्ग और भारत का विपक्ष, राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत का विपक्ष, ये कनेक्शन आपको साफ नजर आ रहा होगा, साफ समझ आ रहा होगा। लेकिन हिंडनबर्ग ने जिस तरह से एकदम से ऐलान किया कि वो अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर अचानक क्या हुआ हिंडनबर्ग को? हिंडनबर्ग की तरफ से कहा गया कि भाई अब वो कोई रिसर्च नहीं करेंगे, आगे कोई जांच नहीं करेंगे और अपनी दुकान बंद कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंडनबर्ग ने जो फैसला लिया है, क्या ये अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन आ रहा है, क्या ये उससे घबरा करके हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान पर ताला लगाया है? क्योंकि मत भूलिए, मैंने कहा कि हिंडनबर्ग की स्थापना में जॉर्ज सोरोस का भी हाथ है, और जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट के आदमी हैं। भारत का विपक्ष डीप स्टेट के इशारों पर काम करता है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और अब जबकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो डीप स्टेट को छोड़ेंगे नहीं। तो क्या दरअसल 4 दिन बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है, उनका प्रशासन आ रहा है, क्या उसके डर से हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान में ताला लगा दिया है, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण हैं? उन कारणों की पड़ताल भी होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बंद हिंडनबर्ग तो किसको हुआ दर्द? यह सवाल तो आज उठेगा, क्योंकि अगर हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई है तो उससे कांग्रेस को तो बड़ा नुकसान होने वाला है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें क्या फर्क पड़ता है जी, हिंडनबर्ग बंद हो गया, जांच चल रही है, जांच थोड़ी बंद हो जाएगी, जांच तो चलती रहेगी। जो सवाल उठे थे वो सवाल अपनी जगह हैं। इस तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि हिंडनबर्ग की दुकान जिस तरह से बंद हुई है, उससे एक बड़ा झटका लगा है भारत के उस विपक्ष को जिसने भारत के जो औद्योगिक घराने थे, उनको निशाना बनाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। आज दो टूक में इन सब पे चर्चा होगी, इन सब पे बात होगी। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए
जरा इस पूरे मसले को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसको सुन लीजिए। उन्होंने जो अडानी के बारे में, सेवी के बारे में कहा है, वो जो डिस्क्लोजर उन्होंने की, जो रिसर्च की, जो सच्चाई सामने लाई, निसंदेह दुनिया में उससे बहुत से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन हमारी सरकार, क्योंकि सरकार और अडानी एक दूसरे के पर्यायवाची, तो उनको तकलीफ होती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वो चलता है तब आलोचना करते हैं और जब बंद होता है तब आलोचना करते हैं। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो एक सुपारी ली गई थी भारत की आर्थिक और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसके खिलाफ। आर्थिक आतंकवाद फैलाने के लिए एक प्रकार से ये सुनियोजित ढंग से स्पॉन्सर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड और मैनिपुलेटेड रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। राहुल गांधी जी, आज सवाल आपसे है कि हिंडनबर्ग ने तो मतलब आपके विदेशी अलायंस पार्टनर ने तो ताला बंद कर दिया, आप अपना प्रोपेगेंडा कब बंद करेंगे भारत के खिलाफ? या ये सोचा समझा प्रयोग है या उससे भी बढ़कर ये सोरोस के द्वारा स्पॉन्सर्ड उद्योग है? उन्होंने ये भी कहा है कि मुझ पर कोई दबाव नहीं था इसको बंद करने के लिए, तो बंद हुआ है। कंपनियां खोले जाते हैं, कंपनियां बंद होती हैं। हमारा ये मानना है कि इस मोडानी महाघोटाले के पीछे क्या है, राज क्या है, इसकी हकीकत क्या है, तो ये सब हिंडनबर्ग के बंद होने से ये सब चला नहीं जाएगा। ये महाघोटाला रहे है, हकीकत है, अर्थव्यवस्था पर इसका दुरअसर हो रहा है और हमारी मांग अभी भी है कि इस पर जेपीसी का गठन होना बहुत जरूरी है। देखो, वो कांग्रेस का एक तरह से प्रायोजित अभियान था। कांग्रेस से प्रतिपक्ष ने उससे बहुत शोर मचाया और हमारे देश की इकोनॉमी कैसे डाउन हो उस ढंग से वो बोगस रिपोर्टिंग कराई गई। देश के प्रधानमंत्री दुनिया में तीसरी आर्थिक शक्ति भारत को बनाना चाहते हैं। वो अभियान कैसे टूटे, इस दृष्टि से उस हिडन कंपनी द्वारा ये चलाया गया था, क्योंकि बोगस थी, उसका बंद होना लाजमी था। साजिशी सुपारी सिंडिकेट है। इसकी संस्थाएं चाहे वो भारत में हों और चाहे भारत के बाहर हों, वो समय समय पर जो है वो भारत को बदनाम करना, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का माहौल पैदा करना और भारत की व्यवस्था के प्रति जो है वो भय और भ्रम का माहौल खड़ा करना, ये कोशिश करते रहे। Time is interesting. 4 days before President Trump is assuming office as president for the second time. So I think obviously the people backing Hindenburg and of course Mr. Nathan Anderson, who is the person heading it, he is backing away, he's leaving, and I think that's a message in itself as to what to expect really, because I think it was quite clear that there was an agenda behind the short sellers' attempts to bring down reputed groups and companies. तो बहुत बड़ी खबर है ये और इसी पर आज डिबेट, आज की चर्चा करेंगे। लेकिन ये भी आपको बता दूं, इस बीच जो बाजार से खबर आ रही है, मार्केट से खबर जो आ रही है, अडानी ग्रुप के शेयर जो हैं वो लगातार जो हैं वो ऊपर चढ़ रहे हैं जैसे ये खबर आई। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया जताई गई है। अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कितने गाजी आए और कितने गए। इशारा साफ है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारा अपना काम है, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं और ऐसे जो हैं हिंडनबर्ग जैसे लोग आते हैं जाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल इस सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो है 4 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ेंगे। फिलहाल जी हाँ, चारों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ गुरु प्रकाश पासवान जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश पासवान। एडवोकेट निखिल जैन जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं वो। और मेरे साथ ऋषि शंकर मिश्रा जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार हैं। संजय राणा जुड़े हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। एडवोकेट निखिल जैन, बंद हिंडनबर्ग किसे हुआ दर्द, ये सवाल तो आज बनता है, बड़ा लाजमी है। मैं भी जयराम रमेश का बाइट आपने शायद मिस किया या सुना होगा,
जयराम रमेश का जो बयान था उससे तो लग रहा है कि बड़ा दर्द हुआ है। वो कह रहे हैं अरे कंपनी आती जाती है लेकिन और वो कोई दबाव में थोड़ी बंद कर रहे हैं, वो तो हिंडनबर्ग की तरफ से एंडरसन ने कहा है हम किसी दबाव में बंद नहीं कर रहे। दबाव तो दिख रहा है भाई साफ, सरकार बदल रही है, सत्ता पलट रही है, दबाव दिख रहा है। लेकिन जयराम रमेश को तो आज भी हिंडनबर्ग के सपोर्ट में ही बोलना था, तो दर्द तो हुआ है कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे आप? अशोक जी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हम भारत में बैठ के रात के 9 बजे देश के मुद्दों की जगह एक हिंडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर फर्म की चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। क्या अदानी समूह देश के लिए इतना जरूरी हो गया कि जिस किसी एक शॉर्ट सेलर ने अदानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट निकाली तो हमें 9 बजे एक चर्चा करनी पड़ जाए? अब वो निर्णय अपना प्रेशर में ले रहे हैं, नहीं ले रहे, ये सब मैं सच बोलूं तो अशोक जी मुझे नहीं समझ आता कि एक हमारे लिए चर्चा का विषय क्यों है। सरकार अगर यूनाइटेड स्टेट्स में बदल रही है, जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इंडिया के लिए बहुत फायदे की बात होने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ कर दिया है कि टैरिफ्स बढ़ाए जाएंगे और इंडिया का नाम लेके बोला कि इंडिया से आने वाली चीजों पर टैरिफ्स बढ़ेंगे। तो हमारे जो यहाँ के उत्पादन करने वाले लोग हैं, जो आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, माफ कीजिएगा, एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर अपने गुड्स को, उनके लिए तो नुकसान होने वाला है कि अगर यूएस में टैरिफ्स लगेंगे। हमें उस चीज की चिंता करनी चाहिए, ना कि इस चीज की कि कोई शॉर्ट सेलर ने अपनी कंपनी क्यों बंद कर दी। फॉर ऑल वी नो वो एक नई कंपनी खोल लेंगे, फिर से वो यही काम करेंगे। वो यूएस की जगह क्या पता स्विट्जरलैंड में बेस कर ले अपने आप को, दुबई में बेस कर ले, जहां पे टैक्सेशन के उन्हें ज्यादा फायदे हो। हमें इन मुद्दों की बात ही नहीं करनी चाहिए, मेरा तो साफ साफ मानना ये है। मैं आपको मैं ये बताऊं, आपने जो कहा ये बात बिल्कुल ठीक कही। हो सकता है कि वो उधर जाके काम शुरू कर दे, नाम बदल कर, और नकाब पहन के, नकाब पोश कंपनी तो है ही, वो नकाब बदल के कुछ और नाम से आए, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन हम इस पर चर्चा पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिंडनबर्ग का सीधा जो कनेक्शन है वो भारत की विपक्षी पार्टियों की गतिविधियों से जुड़ता है। हिंडनबर्ग जैसे कितने गाजी आए चले गए, क्या फर्क पड़ता है? सही बात है। और ये तो हिंडनबर्ग भी खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा, मतलब पता ही नहीं दुनिया को थी क्या हिंडनबर्ग नाम की कंपनी। ये अपने आप को रिसर्च बॉडी कहती है, ये शॉर्ट सेलर कंपनी है, यही नहीं पता। मतलब शॉर्ट सेलर कंपनी है, रिसर्च बॉडी है, कभी रिसर्च बॉडी हो जाती है, कभी शॉर्ट सेलर हो जाती है। तो दरअसल रिसर्च का तो इसने नकाब पहन रखा है, शॉर्ट सेलिंग करती है, मुनाफा कमाती है। 11 लाख करोड़ का पता नहीं कितना मुनाफा इसने कमाया, और वो भी भारत के निवेशकों को चूना लगाकर। तो चर्चा इसलिए बनती है क्योंकि इसका सीधा संबंध जो है भारत की, और इतनी अगर इंपॉर्टेंट नहीं थी शॉर्ट सेलर कंपनी ये वो करके, तो इसकी एक रिपोर्ट पर जो है छातियां क्यों पीटी जाती थी भारत में। एक रिपोर्ट आती थी, भारत में छातियां पीटी जा रही हैं, संसद को ठप कर दिया गया। मतलब जिस एक कंपनी की एक रिपोर्ट आने पर सोचिए पूरी संसद को ठप कर दिया गया, महीनों तक संसद को ठप कर दिया गया। आज आप कह रहे हैं कि इससे फर्क क्या पड़ता है, ऐसी कंपनी आए या जाए, तो फिर संसद काहे ठप करवाई थी भाई? रिपोर्ट लाते वो रिपोर्ट लाते, वो जांच होती, होता देखा जाता। संसद काहे ठप करे उसकी रिपोर्ट पर, अगर उसकी कोई अहमियत नहीं है? जवाब दे सकता हूं अशोक जी, 20 सेकंड में जवाब दे सकता हूं। संसद में आवाज इसलिए नहीं उठाई गई क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी। संसद में आवाज इसलिए उठाई गई क्योंकि भारत के जो निवेशकों ने अदानी ग्रुप में पैसा लगा रखा था, उनसे जुड़े हुए बड़े खुलासे हुए। हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट थी वो अपने आप उन्होंने फैक्ट्स नहीं करे थे, उन्होंने कोलेट करे थे इंडियन एंड इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट से। कौन से मीडिया आउटलेट से? भारतीय सरकार। कौन से मीडिया आउटलेट? 2-4 का नाम लीजिए। आप उसकी इकोनॉमिक टाइम्स में अदानी ग्रुप, 2-4 का नाम लीजिए, 2-4 का नाम लीजिए। हाँ, मैं बोलता रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स में, लाइव मिंट हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का है, इकोनॉमिक टाइम्स बेनेट कोलमैन ग्रुप का है। इन दोनों पब्लिकेशंस में अदानी ग्रुप के खिलाफ पहले ही कुछ न्यूज आइटम्स छप चुकी थी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले आई थी, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने केवल उन न्यूज आइटम्स को नहीं, तो अगर कोई विदेशी रिपोर्ट जो है किसी अगर भारत के मीडिया से कोलैबोरेशन भी कर लेती है और भारत के मीडिया में छप भी जाती है, नहीं सुनिए ना, अभी तो आप कह रहे हैं कि भैया विदेशी कंपनियां उस पर क्यों जाना, उससे क्या फर्क पड़ता है, आए जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसने भारत के कुछ मीडिया कंपनियों के साथ जो है उसने साठगांठ कर ली, और उसने भारत के कुछ मीडिया, सुनिए ना, एक मिनट, भारत के कुछ मीडिया, और मैं सुनिए, मैं मीडिया में काम करता हूं, मुझे 30 साल हो गए, मुझे पता है भारत के मीडिया में रिपोर्ट कैसे कैसे छपती हैं। अभी आप चाहे ना मुझे आप बताइए, आप पैसा लाइए, क्या रिपोर्ट किस मीडिया में छपवानी है मुझे बताइए, मैं आपको छपवाता हूं। सुनिए ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। किस मीडिया में जो रिपोर्ट चाहेंगे मैं छपवाऊंगा। बोलिए, आपका इंटरव्यू जिस चैनल में करवाऊंगा।
पैसा निकालिए, रेट फिक्स कीजिए, सारी रिपोर्ट छप जाएंगी। तो सवाल मेरा ये नहीं है कि मीडिया से मेरी बात समझिए निखिल जैन, सवाल मेरा ये नहीं है कि वो कहां छपी कहां नहीं छपी। अगर आप कह रहे हैं उस पर रिपोर्ट पर चर्चा ही बेकार, उसके बंद होने पे, तो मैं फिर यही कह रहा हूं, उसकी रिपोर्ट आई, उसके ऊपर उसकी रिपोर्ट आई, भारतीय जांच एजेंसियां उसकी जांच कर रही थी, ठीक है, लेकिन उस पर संसद ठप करवा देते हैं, फिर कहते हैं उस पर चर्चा की क्या जरूरत है? तो भैया संसद ठप कराने की क्या जरूरत थी है? जब वो नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आपसे, सुनिए निखिल जैन, मुझे आगे भी बढ़ना है, मुझे इसी पे चर्चा नहीं करना कि हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा तो अब हो रही है और आपको विषय बताया गया था। आपको लगता था कि नहीं, अगर आपको लगता था कि इस पर एक मिनट, अगर आपको लगता था, एक मिनट, अगर आपको लगता था हिंदुस्तान में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, आप मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन को बता देते हैं ये तो बेकार इशू है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये बेकार इशू नहीं है। इस हिंडनबर्ग के नाम पर इस देश में क्या कुछ एजेंडे नहीं चलाए गए हैं? भारत की बढ़ती जो औद्योगिक ताकत थी, भारत की जो बढ़ती जो व्यावसायिक ताकत थी, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश हुई है। बढ़ते भारत को, अब रुकिए, भारत को, मैं इस शब्द से इनकार नहीं करता, भारत के ऊपर आर्थिक आतंकवाद का हमला है ये हिंडनबर्ग। इस पर चर्चा क्यों नहीं होगी? खुलकर हम करेंगे, और आपको तकलीफ है तो आप कह देते, लेकिन मैं फिर अंत में यही बात कह रहा हूं और मैं आगे बढ़ूंगा उसके बाद। मैं अंत में फिर यही कह रहा हूं, छाती मत पीटते, संसद को ठप नहीं करते अगर हिंडनबर्ग की कोई हैसियत नहीं है। हिंडनबर्ग की हैसियत वास्तव में कुछ नहीं है। हिंडनबर्ग जैसे कितने आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हिंडनबर्ग की हैसियत इस देश के विपक्ष ने खड़ी करी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर छाती पीट के हिंडनबर्ग को हीरो इस देश के विपक्ष ने बनाया। तो अगर आपने हीरो बनाया, आज उसकी दुकान पे ताला लग रहा है, तो आज आपका दर्द भी मैं समझ रहा हूं। आज आपका दर्द जो सिर्फ जयराम रमेश का दर्द नहीं है, मैं निखिल जैन का भी दर्द समझ रहा हूं कि अरे भाई क्यों चर्चा हो रही है उस पर, हिंडनबर्ग पर चर्चा क्यों हो रही है, देश में बड़े मुद्दे हैं। तो भाई साहब फिर क्यों रो रहे थे? रोया मत करिए मेरी डिबेट में आके, अभी रोता मेरी डिबेट में आके रोया मत कीजिए। डिबेट करनी है तो डिबेट करा करिए, डिबेट करनी है तो डिबेट करा करिए। नहीं, मैं आप कितना मुस्कुरा ले, वो नकाब आपके चेहरे पर भी है, अंदर कितना दर्द है मैं समझ रहा हूं। एक एक कांग्रेसी आज किस तरह से खून के आंसू रो रहा है ये हम सब समझ रहे हैं, क्योंकि आपके जॉर्ज सोरोस की भी दुकान बंद हो रही है। और ये मत समझिए कि सिर्फ हिंडनबर्ग है, दुकान तो जॉर्ज सोरोस की भी बंद हो रही है, और जॉर्ज सोरोस की दुकान बंद होगी तो उनकी भी दुकानें बंद होगी, जो इंडियन स्टेट से लड़ने की कल तक कसमें खा रहे थे ना कि इंडियन स्टेट से लड़ेंगे। अमेरिका का टॉप अवार्ड मिला है अशोक जी, जॉर्ज सोरोस को अमेरिका का टॉप अवार्ड मुझे मालूम है क्यों अवार्ड मिला है, मुझे मालूम है क्यों अवार्ड मिला है, मुझे मालूम है क्यों अवार्ड मिला है, क्योंकि वो मोदी जी के करीब मित्र हैं ना। नहीं, मुझे मालूम है क्यों मिला है। हो गया, अब रुकिए, अब मैं आपसे अकेले बहस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, जो निखिल जैन ने कहा ना वो भी समझ लीजिए अवार्ड क्यों मिला है। क्योंकि जॉर्ज सोरोस जो बाइडेन के इशारों पर भारत की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा था, और जो बाइडेन ने उनको पुरस्कार इसलिए दिया है ताकि अगली आने वाली सरकार जॉर्ज सोरोस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना कर सके, क्योंकि जिसको अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आसान नहीं होता। जो बाइडेन को भी इस बात की समझ है, और अमेरिका की डीप स्टेट को भी इस बात की समझ है कि अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है, उनका प्रशासन आ रहा है, तो ये हिंडनबर्ग दुम दबाकर भागा, उसी तरह से जॉर्ज सोरोस की भी मुश्किल है। इसीलिए जॉर्ज सोरोस को आखिरी समय पर पुरस्कार दिया गया है ताकि जॉर्ज सोरोस के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन ना हो। यह बात आप समझते हैं, लेकिन मुझे आप बरगलाइए नहीं। गुरु प्रकाश पासवान भाई, क्या हमको चर्चा करनी चाहिए नहीं करना चाहिए? मुझे तो पहले बताइए, आप लोग तो बड़े बयान दे रहे हैं, तो ये फर्क क्या पड़ता है? हमको तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए 9 बजे की डिबेट में। हिंडनबर्ग क्या हिंडनबर्ग? कुछ नहीं है, निखिल जैन कह रहे हैं। नहीं, देखिए अशोक जी, बहुत ही दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग इस मुगालते में रह रहे हैं कि आपके शो पे क्या चर्चा होगी, क्या विषय रहेगा, इसका निर्णय 10 जनपद से होगा। लेकिन देश में परिवर्तन आ गया है। अब ऐसा नहीं होगा कि 10 जनपद से तय होगा कि 9 बजे वाले 2 टॉक शो पे इस विषय पे चर्चा करो और इस विषय पे चर्चा नहीं करो। अब ऐसा नहीं है, ये नया भारत है। नए भारत में मीडिया में क्या कौन करेगा ये मीडिया तय करता है, पहली बात। दूसरी बात, हमें समझना होगा, आपने बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया, आर्थिक आतंकवाद।
आपको लगता है अशोक जी, जो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं, लोग इस बात को स्वीकार कर लेंगे? कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। सबके पेट में दर्द होता है। जिस प्रकार हमारे देश में एक नव सामंती व्यवस्था है, उसी प्रकार एक ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है, और ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के ये लोग चैंपियन हैं। जॉर्ज सोरोस हो, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन हो, 2008 में राहुल गांधी जी एमओयू साइन करते हैं चीन के दूतावास के साथ। चीन का दूतावास उनको राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों रुपए देता है। उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये जवाब कौन देगा? आज भारत के निवेशकों को इतना नुकसान हुआ, आपने 11 लाख करोड़ का नुकसान बताया, उसकी जवाबदेही किसकी है? मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये जयराम जी आज हिंडनबर्ग ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता बन गए हैं। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, ठीक है, लेकिन हिंडनबर्ग के प्रवक्ता हो गए। अरे नहीं भाई, दिक्कत हो गई है, कंपनी कहीं और रिलोकेट होगा। मैं तो आपको आगे की बात बताता हूं, एक खबर बताता हूं। हिंडनबर्ग का जो नया कार्यालय वो शायद इटली में खुलने वाला है। कांग्रेस पार्टी और हिंडनबर्ग के जो संबंध इतने मधुर हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनको इटली में प्लॉट उपलब्ध कराएगी और हिंडनबर्ग वहां पे खोलेगा अपना ऑफिस। किस प्रकार से देश के टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद किया गया है, सदन को नहीं चलने दिया गया, देश की आर्थिक छवि पे सवाल खड़ा किया, संदेहास्पद खड़ा किया गया। हमारे रेगुलेटर एजेंसी है, हमारा सेबी है, हमारे सेबी पे सवाल खड़ा किया गया, हमारे निवेशकों के विवेक पे सवाल खड़ा किया गया। और आज आप पूछ रहे हैं कि इस पे चर्चा क्यों करनी चाहिए? कौन जवाबदेही तय करेगा? अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? हमारी बढ़ती आर्थिक शक्ति से आप लोगों को दिक्कत है। आपको इस बात से दिक्कत है जो जनधन खातों से 55 करोड़ से अधिक बैंक के खाते खोले हैं। आपके समय में लोग कहते थे दिल्ली से 1 रुपए चलता है, 15 पैसा पहुंचता है। ये लोग यही चाहते हैं अशोक जी कि आज भी दिल्ली से 1 रुपए चले और 15 पैसा पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। देश में आर्थिक क्रांति आ गई है, समावेशी विकास आ गया है। ये जितने भी ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, ये देश के अंदर भी है और देश के बाहर भी है। तब सावधान हो जाइए आप। ये नया भारत है, ये नए भारत ने हुंकार भर दी है। विकसित भारत से आपको दुख होगा, विकसित भारत से आपके पेट में दर्द होगा, विकसित भारत से जॉर्ज सोरोस को दिक्कत होगी, भारत की उभरती छवि से लोगों को दिक्कत होगी। हम प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हम विश्व बंधु बनने की ओर हैं, हम लोगों को वैक्सीन सप्लाई करते हैं। 150 से अधिक अफ्रीकी देशों को हमने वैक्सीन सप्लाई करने का काम किया। हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया। आज कहीं भी वंदे भारत का मिशन चाहता है, जिस देश में क्राइसिस होती है वहां सबसे पहले पहुंचने वाला देश भारत होता है। लेकिन ये इस बात को पचा नहीं सकते हैं। लेकिन मजा लीजिए, जयराम जी भी अब हिंडनबर्ग के प्रवक्ता बन गए हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग हिंडनबर्ग के प्रवक्ता बन गए हैं। आज के दिन में देखिएगा, आने वाले 1 हफ्ते तक इनको कांग्रेस प्रवक्ता छोड़ दीजिए और इनको हिंडनबर्ग प्रवक्ता बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ये देश विरोधी बातें करने लगे हैं। ये प्रयोग नहीं है, ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। कल राहुल गांधी कहते हैं कि इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई है, इंडियन इन्वेस्टर से आपकी लड़ाई है, इंडियन कंपनी से आपकी लड़ाई है। आपको स्पष्टीकरण देना होगा, आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, आपको देश के निवेशकों से क्षमा मांगना होगा। ओके, मैं एक बात मैं आ रहा हूँ निखिल जैन, उसके बाद मैं आपका जवाब ले लूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। लेकिन आपने कहा कि इटली में, मुझे नहीं लगता कि इटली में हिंडनबर्ग का ऑफिस दफ्तर खुल पाएगा। जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के जो इस वक्त जो है वो निपट सकती हैं अच्छी तरह से, जिस तरह से वो लगातार एक्टिव है। बल्कि मुझे लगता है अगला उनका दफ्तर बैंकॉक में खुल सकता है, या शायद अगर हो तो फिर या फिर वियतनाम में खुल जाए। हिंडनबर्ग का दफ्तर बैंकॉक या वियतनाम में खुल सकता है। इटली में तो जॉर्जिया मेलोनी नहीं खोलने देंगे उनका दफ्तर, मुझे नहीं लगता। बहरहाल, लेकिन मैं एक बात निखिल जैन जो बात, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये फैक्चुअल कुछ चीज़ जानकारी। ये जो हिंडनबर्ग है वो LLC कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, और LLC जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। और जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करा, उसमें इस कंपनी को बंद करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसने आज कहा तो आज कंपनी जो है बंद करने के लिए, इसका मतलब इसका प्रोसेस जो है वो कम से कम 1-1.5 महीने से प्रोसेस चल रहा था। आज इसका ऐलान किया गया है। और जब 1-1.5 महीने से प्रोसेस खुद जो है एंडरसन ने कहा कि मैंने जी इस साल के अंत में ये सोचा था, यानी कि दिसंबर में उन्होंने सोचा कि अब इसको वाइंड अप कर दें। और आपको बता रहा हूँ दिसंबर में क्यों सोचा, क्योंकि नवंबर में अमेरिका की सत्ता पलट गई। नवंबर में अमेरिका में सत्ता पलटी और उसके बाद जो है एंडरसन को लगा अब तो मैं फंस गया हूँ, अब तो जो है ट्रंप साहब छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा बोरिया बिस्तर जांच के दायरे में अभी भी है, और मुझे लगता है अगर ट्रंप प्रशासन ने अभी भी जांच करेगी तो ये बुरी तरह से फंसने वाले हैं। लेकिन ये साफ साफ है जो डीप स्टेट के ऊपर जो संकट गहराया है, उस संकट के गहराने का संकेत, पहला संकेत मिल गया है। पहला संकेत कि जिस तरह से भागे है ये कंपनी हिंडनबर्ग, वो पहला संकेत है। तो
तो डीप स्टेट के लिए जो है मुश्किल खड़ी हो गई है। निखिल जैन, आप माने या ना माने, डीप स्टेट के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अशोक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे हिसाब से आज भाजपा प्रवक्ता ने बोली है कि देश में निवेशकों का बहुत नुकसान हुआ है, 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? और मैं उसका सबसे पहले जवाब दे दूं, उसके लिए जिम्मेदार है माधवी बुच, सेबी की अध्यक्ष, निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश की स्टॉक मार्केट की रेगुलेशन का कुछ नहीं देखा है। आपके जितने भी दर्शक स्टॉक मार्केट में निवेश करते होंगे और पिछले 10 साल से करते हैं या 15 साल से कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि आज की डेट में स्टॉक्स की पीई कितनी ज्यादा हाई है। All the stocks in the Indian market are heavily overvalued, और इस पे सेबी ने कोई कंट्रोल नहीं करा है। सेबी के नॉर्म्स इतनी इजीली फ्लाउट करती हैं अदानी जैसी कंपनियां की, जब एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को 75% से ऊपर की होल्डिंग 25% मिनिमम पब्लिक होल्डिंग रखनी होती है, वो नॉर्म को फ्लाउट करता है अदानी ग्रुप। जब अदानी जी के भाई भतीजावाद करके अपना इंडिया से बाहर की कंपनियों के थ्रू वो 25% से कम पब्लिक होल्डिंग लग के अपने स्टॉक को मैन्यूवर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इन सब चीजों से देश के निवेशकों का नुकसान होता है। उन्होंने जनधन अकाउंट की बात करी और किस तरीके से करोड़ों भारतीयों तक वो बैंक अकाउंट की सुविधा पहुंची। बहुत अच्छा काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है, विच इज बिल्ट ऑन द बैक ऑफ, जो इस चीज पे बना है कि यूपीआई की शुरुआत 2009 में यूपीए सरकार नहीं करी। गांव तक बैंकों को 1971 में इंदिरा गांधी के बैंक नेशनलाइजेशन ने तो आजादी दिलाई थी देश को। आगे भारत अब आप 2009 में, मैं तो कह रहा हूं आप लोगों ने, भारत का जन्म ही कांग्रेस की वजह से हुआ, नहीं तो भारत था कहां? भारत था कहां? भारत था कहां? वो तो भारत का जन्म ही, वो तो भारत का जन्म ही गांधी परिवार के, मुझे शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेसी चाटुकारिता पर आए तो कांग्रेसी ये भी कह देंगे कि भारत का जन्म गांधी परिवार की कोख से हुआ। आप लोग चाटुकारिता करने में तो एकदम मास्टर हैं, तो ये भी कह दीजिए कि गांधी परिवार की कोख से भारत का जन्म हुआ। आपने मुझे चाटुकार कहने में 1 मिनट नहीं लगाया, लेकिन अगर आप एक काम करिए ना, आप मेरी बात को नकारिए। 2009 में क्या आया लागू किसने किया? नहीं, एक मिनट, आप तो जीएसटी भी कह सकते हो, क्यों नहीं आपने लागू कर दिया था? आप तो ये भी कह सकते हो, एक मिनट, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सबको पता था दिल्ली से 1 रुपया जाता है 15 पैसे पहुंचता है। क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? बता दीजिए एक बार जरा, मतलब सबको पता है। राजीव गांधी कहते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, सुनिए, राजीव गांधी कहते हैं 15 पैसे पहुंचता है 1 रुपए में से, राहुल गांधी कहते हैं 5 पैसे पहुंचता है। तो आप लोगों ने क्या उखाड़ लिया ये बता दीजिए गांधी परिवार ने। उस टाइम क्यों नहीं कर लिया आपने? जो आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर लिया आपने भाई? क्यों नहीं कर लिया? नरेंद्र मोदी मोटर गाड़ी में क्यों नहीं चलते थे 150 साल पहले? 150 साल पहले पहुंच गए आप? नहीं, 150 साल पहले क्यों? मैं आज का सवाल पूछ रहा हूं। आपकी गाड़ी उतर रही है, आपकी गाड़ी उतर रही है पटरी से, 150 साल पहले चले गए ना। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जब आपने यूपीआई 2009 में लागू क्यों नहीं कर दिया भाई? क्यों नहीं लागू कर दिया? यूपीआई की शुरुआत 2009 में, और संसद के अंदर किसने कहा था? संसद के अंदर बोलने तो दीजिए, एक मिनट रुकिए ना, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। संसद के अंदर किसने कहा था 2015-16 में कि ये तो मजाक है यूपीआई? एक जो है सब्जी वाला कब से यूपीआई इस्तेमाल करेगा? ये क्या किसी बीजेपी वाले ने कहा था? मोदी जी ने कहा था? ये आपके पूर्व वित्त मंत्री ने कहा था, क्योंकि उनको खुद भरोसा नहीं था कि यूपीआई से लोग पेमेंट करेंगे। ये तो भरोसा उनको नहीं था, तो लागू क्या खाक करेंगे आप लोग? रुकिए, एक मिनट रुकिए, नहीं जवाब नहीं, आपने इतने सवाल खड़े कर, इतना लंबा सवाल खड़ा करा, ये विषय से विषयांतर हो रहा है उस समय, ये विषयांतर हो रहा है, लेकिन आप 30 सेकंड बोलिए, 30 सेकंड बोलिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। थैंक यू। ये जनधन अकाउंट के ट्रांसफर इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आज की डेट में सबके हाथ में स्मार्टफोन है, 4G इंटरनेट है, जो 2014 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। 2014 से पहले 6,000 रुपए के स्मार्टफोन्स नहीं आते थे। तो अगर मैं आज आके बोलूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने हर गरीब के घर लैपटॉप क्यों नहीं पहुंचाया, वो नहीं पहुंचा सकते थे क्योंकि तब लैपटॉप बहुत महंगे थे। और ये जाहिर सी बात है कि जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, चीजें सस्ती होती है, तभी चीजें पहुंचाई जा सकती है। पिछली सरकारें सिर्फ शुरुआत कर सकती हैं, आधार की शुरुआत, यूपीआई की शुरुआत, ये दोनों के दोनों यूपीए सरकार में हुई। टेक्नोलॉजी बड़ी मोदी सरकार से आगे लेके गई। सर 2014 से पहले एसएमएस आते थे, नहीं आते थे बैंकों के? एसएमएस आते थे कि वो कांग्रेस ने शुरू करे एसएमएस देने। यूपीआई एसएमएस से नहीं चलता खाली। अच्छा, अरे आज भी अरे क्या बात कर रहे हैं? आज भी गांव में, अरे क्या बात कर रहे हैं? आज भी गांव में किसानों को जो 2000 रुपए उनके अकाउंट में आते हैं, उनके पास एसएमएस आता है।
उनके पास फोटो नहीं आती, एसएमएस आता है उनके पास कि मेरे अकाउंट में 2000 रुपए आ गए। अब रुकिए एक मिनट, गुरुप्रकाश जी, मेरा ये एक मिनट, आपने जवाब दे दिया, मेरा विषय से विषयांतर है, मैं फिर कह रहा हूं। गुरुप्रकाश जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगा। नहीं देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है। और ये कह रहे थे 2014 के पहले क्या था, 1 GB का रेट क्या था डेटा का, आप बताइए जरा। और आज 1 GB कितने का? देखिए वहां जाने का कोई अर्थ नहीं है। यूपीआई का आप श्रेय लेते हैं, यूपीआई के बारे में इन्होंने नाम दे दिया, अशोक जी, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूं, सदन के पटल पे बोला था, पी चिदम्बरम जी ने कहा था, उपहास के साथ कहा था, मजाक करते हुए कहा था, भारत की जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, हमारे विवेक के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि भाई कौन करेगा, स्कैनर कहां करेगा, कार्ड पेमेंट करेंगे, कैशलेस कहां से करेंगे। आज देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन कहां हो रहा है, तो मेरे भारत में हो रहा है। आप लोगों की हिम्मत नहीं थी, आप लोग की क्षमता नहीं थी कि आप पूरे भारत में कैशलेस ट्रांजैक्शन कर पाए। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की निराधार और बेबुनियाद बात करना कि भारत का जन्म कांग्रेस पार्टी से हुआ, 1947 के पहले भारत था ही नहीं, लंबे समय तक आपने शासन किया। देखिए देश 10 जनपद से नहीं चलेगा, ये देश 142 करोड़ लोग चलाएंगे, ये देश का संविधान चलाएगा। लेकिन गुरुप्रकाश जी एक सवाल जो उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा जो 11 लाख करोड़ की जो निवेशकों को नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी तो जो है जो नियामक संस्थाएं उनको लेनी चाहिए ना, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। बोलिए। नहीं देखिए, ऐसा है कि हमारे रेगुलेटर्स पे लगातार, वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, ये सब रोबस्ट इंस्टीट्यूशन है, ये कोई आज के इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन लगातार योजनाबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से आप एक कंपनी का, आपने खुद ये नाम लिया था, आपने कहा था ना शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग के नाम पे शेयर गिराने की पोजीशन ली जाती है। तो एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया गया है। और आज जवाबदेही मांगी जा रही है कि आपने ये ऐसा क्यों किया, आपने सदन को क्यों रोका, आपने हिंडनबर्ग का समर्थन क्यों किया। तो मुझे लगता है कि हमारी नियामक संस्थाओं के ज्यादा आज कांग्रेस पार्टी को यह जवाब देने की आवश्यकता है। ओके, संजय राणा, नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी या फिर विपक्ष ने जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो हंगामा किया। म्यूट पर है संजय राणा। ये 2 डायरेक्टर की कंपनी जो थी उसको लेकर के पूरा विपक्ष का तकरीबन एक कह सकते हैं आप जो हमारा पार्लियामेंट उसको कितने सालों तक, कितने महीनों तक उसको बांध के रखा था। और सारे के सारे नेता जो है अशोक जी, आपने देखा होगा कि रोड से लेकर के सदन तक सभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर चर्चा कर रहे थे और मतलब आर्थिक आतंकवाद के सपोर्ट में खड़े थे। आप ये बताइए, कांग्रेस का तो हमेशा ही हाल रहा है कि वो आतंकवादियों का सपोर्ट करती रहे, चाहे 26/11 हो, चाहे हमारा हिंडनबर्ग आर्थिक आतंकवाद हो। अभी हमारे मित्र क्या बोल रहे थे कि यूपीआई का जो शुरुआत थी इनके 2009 में। अरे भैया, आप वकील साहब को मुझे क्षमा कर दीजिएगा, 11 अप्रैल 2016 को तत्कालीन गवर्नर मुंबई में किए थे जो रघुराजन साहब थे। तो कम से कम आंकड़े लेके बैठा करो, सब कुछ हुआ कि 10 जनपद से नहीं चलता। और जब 10 जनपद वालों को लगता बुद्धिमता और बुद्धियों पे कहीं ना कहीं अंकुश लग चुका है, फेविकॉल का घोल लग चुका है। ये बताइए कि आप रेगुलेटर पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ऐसी कोई अनियमितता नहीं हुई थी, सेबी पे इंक्वायरी चल, लेकिन आपको अपनी संस्थाओं पे विश्वास नहीं है। आपको हिंडनबर्ग 9 आदमी और 2 डायरेक्टरी कंपनी पे विश्वास है। पूरा का पूरा जो सिंडिकेट चल रहा था, डीप स्टेट का सिंडिकेट चल रहा था। और उसके स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनिएगा, जो आज उनके जो फाउंडर ने बोला है कि आई हैव शेक द इंस्टीट्यूशन विच आई सपोज टू डू, नंबर 1। उस दूसरा स्टेटमेंट था कि मेरा जो काम था उसको हमने पूरा कर लिया। शेख किसको किया था? अदानी को हिलाया था। और किसका काम क्या करना था? हिंदुस्तान की आर्थिक अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना था। $150 बिलियन का तो अदानी साहब का नुकसान हुआ और हमारे जो देश के निवेशकों का नुकसान हुआ अलग से। अरे 80% तो हमारे देश के जो इन्वेस्टर थे वो इन्वेस्ट कर रखे थे ना अदानी में। ये बताइए, अदानी पे आपको टारगेट बनाना, मोदी साहब की नफरत है, आप टारगेट मोदी पर करिए। अदानी तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, आपको उससे तकलीफ क्या है? और आपको लगता है कि इतनी ही प्रॉब्लम थी, इतनी खामियां थी, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हो? सारे के सारे लोग संसद में घेराव करते हैं, सारे रोड पे बातें करते हैं और भाई साहब टीवी में बातें करते हैं। ये बताइए, टीवी में बात करके क्या आपको रिजल्ट मिल जाएगा? अगर आरोप लगाते हो तो जाओ। अभी इन्होंने 25 से 75 की बात की है। देखिए, 75 उस ऑनर के पास होता है और 25% की जो बात की, जो गवर्नमेंट में होना चाहिए, उसको शेयर बढ़ा सकता है। मेरा भाई भी खरीद सकता, आपका भाई भी खरीद सकता। वो एक इंडिविजुअल है, परिवार से अगर अलग है, प्रमोटर से अलग है, तो उसको एक इंडिविजुअल स्टेक होल्डर माना जाता है और शेयर होल्डर माना जाता है। तो ऐसे भ्रामक बातों में कृपया करके भ्रामकता मत फैलाइए, चीजों को सही तरह से रखिए और सही तरह से प्रस्तुत करिए। लेकिन समस्या कांग्रेसियों के साथ क्या है कि इनको सिर्फ मोदी और भारत
विरोधी चीजें दिखती हैं। देखिए कांग्रेस की स्थापना अशोक जी आपने सही कहा था, एक अंग्रेज ने किया था और आज भी एक अंग्रेज ही चला रहा है। मैं तो सिंपल बोलता हूं, जो सोनिया गांधी साहब है आज हमारे लिए तो एक तरह से सफेद उनका स्किन है, यानी सब विदेशी और अंग्रेजी अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई पार्टी और अंग्रेज द्वारा चलाई गई पार्टी में उसके बारे में हम क्या बोलेंगे? नहीं चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, मैं निजी उस पर नहीं जाना चाहता। मैं निजी नहीं जा रहा, मैं स्किन की बात कर रहा हूं। हमारा ब्राउन स्किन है, किसी का व्हाइट स्किन। अंग्रेज मतलब क्या? अंग्रेज यानी व्हाइट स्किन वाले। उस एंगल उस दिशा में नहीं जाना चाहिए, उस दिशा में नहीं जाना है। जो नहीं, मेरा मूल सवाल है कि किसी की स्किन कोई भी हो, मुझे लगता है उसको अगर भारत का नागरिक है तो उसको भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए, भारत के हित के लिए खड़ा रहना चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए होता क्या है ना, मैं आ रहा हूँ ऋषि शंकर मिश्रा आ रहा हूँ, देखिए होता क्या है, मुझे लगता है मैं तो बाजार के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, निखिल जी बहुत जानते होंगे, मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, संजय जी जानते होंगे, गुरु प्रकाश जी जानते होंगे और शायद ऋषि शंकर मिश्रा जी। लेकिन मैं इतना जानता हूँ बाजार जो है सेंटिमेंट पे चलता है, ये कौन नहीं जानता। बाजार सेंटिमेंट पे चलता है और आज की तारीख में बाजार जो इंटीग्रेटेड है। अमेरिका का बाजार चढ़ता है तो हम देखते हैं अमेरिका का बाजार गिरता है तो भारत में शेयर बाजार गिर जाते हैं। तो ये बाजार जो है इंटीग्रेटेड चलता है और सेंटिमेंट पे चलता है। अब अगर एक रिपोर्ट अमेरिका में कोई आ रही है, ठीक है, फिर कह रहा हूं XYZ कुछ भी हो, ऐसी 50 रिपोर्ट आए और कूड़ेदान में जाए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अमेरिका में एक रिपोर्ट आती है और उस सेंटिमेंट को उठा लेता है जब विपक्ष, और उस पर जब संसद ठप कर देता है और विपक्ष मोहर लगा देता है कि यह रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है जी, यह रिपोर्ट, तो तब वहां से सेंटिमेंट गिरना शुरू होता है। और जब सेंटिमेंट गिरता है तो बाजार गिरता है, बाजार गिरता है तो निवेशक का पैसा डूबता है। तो सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, मेरा यह मानना है। रिपोर्ट आती, आप कहते हैं कि हाँ भाई इसकी जांच हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप जो है सेबी के पास जाते हैं, इसकी जांच हो, वो सब समझ में आता है, वो विपक्ष के कार्यक्षेत्र में आता है, विपक्ष को ऐसा करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले से छाती पीट के आ रहे हिंडनबर्ग, मतलब पत्थर की लिखी, और वहीं से सेंटिमेंट बिगड़ना। ऋषि शंकर मिश्रा जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देश का हित, हिंदुस्तान का हित, भारत का हित सर्वोपरि होना चाहिए, ना कि बीजेपी, कांग्रेस और अडानी। सवाल ये है, भाजपा ने आरोप लगाया है कि भाजपा ये आरोप लगा रही है कि हिंडनबर्ग और सोरेस को कांग्रेस ने या अंतर्राष्ट्रीय ताकत ने भारत के विरुद्ध सुपारी दे रखी। आपने भी इस कंसर्न को रखा अशोक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि 11 लाख करोड़ रुपया हमारे निवेशकों का और हमारे देश के उद्योगपतियों का जो डूब गया, उसका जिम्मेवार कौन है। और मैं ये देख रहा हूं कि कोई दो ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश के विरुद्ध साजिश रच रहा है, आर्थिक आतंकवाद को डेवलप कर रहा है, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो विपक्ष में हो और कांग्रेस या तमाम जो ऐसी संस्था है या ये पार्टी है जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्ता में हो। यदि कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठ के भारत के विरुद्ध साजिश रच रहा है, गलत रिपोर्ट दे रहा है, गलत रिपोर्ट के आधार पे हमारे निवेशकों का 11 लाख करोड़ रुपया डूब जाता है, हमारी सरकार क्या कर रही है? हम तो अपने आप को आर्थिक महाशक्ति मानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हैं। वर्तमान सरकार ये दावा करती है कि हम विश्व के तीसरे आर्थिक महाशक्ति हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को अवार्ड दे रहा है जो भारत के विरुद्ध आर्थिक आतंकवाद का जनक भाजपा कह रही है। और ऐसे व्यक्ति को वर्तमान अमेरिका की सरकार जो है सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से उसको अवार्ड करती है, और हमारी सरकार जो है हाथ पे हाथ धर के बैठी है। ये गुरु पासवान या तमाम लोग सिर्फ बयानबाजी के लिए है। यदि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से या हिंडनबर्ग से राहुल गांधी और कांग्रेस का कोई मिली भगत है, और उस मिली भगत के कारण हमारे देश के 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं, तो राहुल गांधी को जेल भेजिए। ये सिर्फ बकतौली करने से, डिबेट करने से नहीं होगा। ये सिर्फ बयान देने से कि राहुल गांधी के मिली भगत से, हिंडनबर्ग के मिली भगत से, जॉर्ज सोरोस के मिली भगत से ये हो गया है। आप क्या कर रहे हैं?
सत्ता में कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, 56 इंच की सरकार किसकी है। और ये राणा साहब देश के एक शहीद विधवा की पत्नी को, एक शहीद के एक मिनट नहीं, उस दिशा में मत जाइए, उस दिशा में मत जाइए। मैं उनको रोक चुका हूं, मैं उनको रोक चुका हूं। मैं उनको रोक चुका हूं। ये मेरा बहस का विषय नहीं है, ठीक है ना, ये मेरे बहस का विषय नहीं, उस दिशा में मत जाइए। मैं आपके विषय पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, हम तो अपने आप को शेर मानते हैं। हिंदुस्तान से पावरफुल कौन है? ये जॉर्ज सोरोस कौन सा चीज है? हिंडनबर्ग ये कौन सा तोप हो गया जो हमारे देश के विरुद्ध अमेरिका में बैठ के साजिश रच रहा है, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और डिबेट कर रहे हैं, बयान पे बयान दे रहे हैं, और गुरु पासवान जैसे बयान दे रहे हैं जैसे ये कांग्रेस में हो, कांग्रेस। रुकिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। और मुझे लगता है ऋषि शंकर मिश्रा जी, आपने जो कहा ना, मुझे भारत एक ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन डीप स्टेट को कितना आप समझते हैं, मुझे उस पर शंका है। मैं डीप स्टेट पे भी बात करूंगा, क्योंकि मत भूलिए, फिर कह रहा हूं, चाहे जॉर्ज सोरोस हो या फिर ये हिंडनबर्ग हो, ये सब डीप स्टेट की कठपुतलियां हैं, और डीप स्टेट क्या है उस पर समझना जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। स्वाद नहीं है, अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं बंद हिंडनबर्ग, किसको हुआ दर्द, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हिंडनबर्ग जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी बताती है, अपने आप को रिसर्च भी बताती थी, उसकी इस दुकान पर ताला लग गया, शटर बंद हो गया। अब ये वही हिंडनबर्ग है जिसने एक तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने की कोशिश की थी, भारत के खिलाफ एक तरह से आर्थिक आतंकवाद फैलाने की कोशिश की थी। अब इस पर ताला लगा है, तो कई लोग भारत में परेशान हैं, कई लोग खुश हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हिंडनबर्ग जो है, ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है, जहां पर मैंने डिबेट छोड़ी थी, हिंडनबर्ग एक छोटी सी संस्था है, कोई बड़ी पुरानी संस्था भी नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी है, लेकिन उसके पीछे जो ताकतें हैं, वो ताकतें बड़ी इंपॉर्टेंट ताकतें, उसको समझना ज़रूरी है। और उसमें जो जॉर्ज सोरोस भी है, और जॉर्ज सोरोस के पीछे अमेरिकी जो डीप स्टेट है, उसका भी हाथ बताया जाता है। लेकिन चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि शंकर मिश्रा ने जो सवाल उठाया, मैं उस पर आऊँगा। मेरे साथ जो है गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ऋषि शंकर मिश्रा जुड़े हुए हैं, मेरे साथ संजय राणा जुड़े हुए हैं, और एडवोकेट निखिल जैन जुड़े हैं। गुरु प्रकाश पासवान, जो सवाल जो है ऋषि शंकर मिश्रा ने उठाए थे, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं इसको राजनीतिक संदर्भ से जोड़ करके बताना चाहता हूँ। इंडिया अलायंस भारत में तो टूट रहा है, पटना में तो इंडिया अलायंस बना था, जिन्होंने बनाया था वो चले गए हैं, तो ये नए नए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। आपको पेगासस याद है? पेगासस भी इसी प्रकार हुआ था कि सत्र प्रारंभ होने वाला था, उसके पहले पेगासस आ गया, उसी प्रकार पेगासस के साथ हिंडनबर्ग आ गया है। तो कांग्रेस पार्टी एक अंतरराष्ट्रीय इंडिया अलायंस बना रही है, और इस अंतरराष्ट्रीय इंडिया अलायंस में पेगासस है, हिंडनबर्ग है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है। अब उनके साथ लड़के वो हमारा सामना करेगी। कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हो रही है 2014 में, 2019 में, 2024 में, इस बात को बचा नहीं रहे हैं तमाम लोगों को लेकर के। मैं आप बोल लीजिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। धन्यवाद। बोलिए आप। तो इंडिया अलायंस जो है भारत के बाहर बन रहा है। आपको स्वागत करना चाहिए कि जेडीयू तो छोड़ के चला गया, नीतीश कुमार चला गया, तो हिंडनबर्ग आओ, मेरे गठबंधन में शामिल हो जाओ, पेगासस आओ, शामिल हो जाओ। तो इस प्रकार से देश विरोधी ताकत
देश विरोधी शक्तियां लगातार, ये नव सामंतवाद है, ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है, इसको ध्यान रखने की बात है। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि एक चाय वाला इस देश का ताकतवर प्रधानमंत्री बन चुका है। प्रधानमंत्री के सामने, इस देश के सामने अब आपका कोई षड्यंत्र नहीं चलने वाला है। हम चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। आज हम 150 से अधिक देशों को वैक्सीन सप्लाई करते हैं। आज पूरा देश यहां आता है और G20 का भव्य सम्मेलन देखता है। आज हम तय करते हैं तो पूरे विश्व में G20 होता है, पूरे विश्व में योग दिवस होता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होता है। लेकिन राहुल गांधी जी अपने सामंती मानसिकता से निकलने को तैयार नहीं है। आप लाइए पेगासस, आप लाइए हिंडनबर्ग, आप जाइए कैम्ब्रिज, आप जाइए ऑक्सफोर्ड, लेकिन भारत का दलित, भारत का आदिवासी, भारत का गरीब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। और ये मानसिकता है आपकी, ये मानसिकता है आपकी। ओके, बोलिए ऋषि शंकर। मैंने हमारे सम्मानित भाई गुरु पासवान जी जो पार्टी के भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनसे मैंने सिर्फ सवाल ये पूछा है कि कोई दो व्यक्ति हमारे देश के विरुद्ध साजिश रच रहा है, उसमें भारत के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, तो सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? तो ये फिर राहुल गांधी के गोद में क्यों बैठे थे? राहुल गांधी चल गया कि रुकिए, बोलिए जल्दी से बोलिए। गुरु भाई, आप नहीं चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जांच हो जो हमारे देश के 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है? एक मिनट गुरु प्रकाश जी, एक मिनट रुकिए। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अच्छा, जिस कपिल मिश्रा ने नरेंद्र मोदी को गाली दिया था, आज उसको आपने एक मिनट आप छोड़िए ना। अरे सुनिए, एक मिनट, अब ऋषि शंकर मिश्रा सुनिए, ऋषि शंकर मिश्रा सुनिए, ऋषि शंकर मिश्रा सुनिए, ऋषि शंकर मिश्रा सुनिए। मैंने गुरु प्रकाश पासवान जी से पूछा जो आपने सवाल उठा, लेकिन मैं आपको बताऊं और यहां पर सभी पैनलिस्ट भी समझे इस बात को, इस बात की गहराई। एक मिनट रुकिए, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। नहीं बता पाएंगे। मैं आपको वो भी बताता हूं क्यों नहीं बता पाएंगे। सर एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट रुकिए। समय चला गया वो। ना रुकिए सर, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, प्लीज रुकिए। देखिए ऐसा है, गुरु प्रकाश पासवान सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ठीक है, और ये जो आपने सवाल उठाया ना, उसके कुछ कूटनीतिक पहलू हैं। और ये जो जितनी मैंने रिसर्च करी डीप स्टेट के बारे में, अमेरिका में और अमेरिका के बाहर डीप स्टेट के बारे में यह कहा जाता है कि जो बाइडेन जो हैं वो डीप स्टेट के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इस बात को समझिए। और अमेरिका में जो बाइडेन भी राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि डीप स्टेट के जो तमाम लोग थे, जिसमें बताया जाता है राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा, कि दरअसल जो बाइडेन को राष्ट्रपति ओबामा चला रहे थे। और यह पूरा जो डीप स्टेट है, इसमें अमेरिका के कई राष्ट्रपति, कई पूर्व राष्ट्रपति शामिल हैं। और कूटनीतिक रूप से आप किसी देश के साथ रिश्ते रखते हैं तो उसमें यह मत सोचिए कि जाकर जो बाइडेन को शिकायत करेंगे, जो बाइडेन की, कि भाई आपका डीप स्टेट हमारे देश में यह कर रहा है। यह बड़ी बेवकूफाना बात होगी। इसलिए कूटनीतिक कूटनीतिक रिश्ते अपनी जगह रहते हैं। और कूटनीति के तहत जो है अपने दुश्मन से भी मिला जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जो है पाकिस्तान क्यों चले गए, वो एक कूटनीतिक पहल थी, उस बात को समझिए। वो वहां बिरयानी खाने नहीं गए थे, वो एक कूटनीतिक पहल के तहत गए थे। लेकिन उन्हीं नरेंद्र मोदी ने उसके बाद घर में घुस के भी मारा। तो कूटनीति अपनी जगह होती है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, आप लोगों को यह भी बता दूं, यह मत सोचिए कि अब यह बच जाएगा। अमेरिका के एक सांसद हैं, यही तो हम लोग चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका के सांसद हैं रीप लॉन्स गुडेन। उन्होंने बाकायदा अमेरिका के न्याय मंत्रालय से कहा है कि ये जो अडानी को लेकर के बाइडेन प्रशासन जो कुछ कर रहा था, उसके सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। क्योंकि वहां पर न्याय व्यवस्था भी अमेरिका की ऐसी है कि सत्ता पलटती है, जज पलट जाते हैं। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझते होंगे। और जब जज पलट जाते हैं, कागज भी गायब हो जाते हैं।
तो अमेरिका के एक सांसद ने कहा कि ये कागज सुरक्षित रखे जाए, क्योंकि वो भी चाहते हैं, अमेरिका भी चाहता है और अमेरिका के कई सांसद भी चाहते हैं और ट्रंप प्रशासन भी चाहता है कि जिस तरह से डीप स्टेट ने भारत के अंदर हस्तक्षेप किया उसकी जांच हो, उसकी सच्चाई तक जाया जाए। तो डीप स्टेट अपने आप, डीप स्टेट का आदमी डीप स्टेट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा सर, लेकिन कार्रवाई अब होगी क्योंकि अमेरिका बदल गया है और इसीलिए भागा है वो जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसीलिए भागा है। और ये ऐसे ही नहीं भागा हिंडनबर्ग। बोलिए निखिल जैन। अशोक जी, गुरुजी ने पहले एक सवाल पूछा था कि डेटा की कॉस्ट 2014 में क्या थी और अरे अब सर क्या है। कहां जा रहे हैं सर? 2014 में 200 रुपए जीबी थे। सर विषय सुनिए ना, ये विन विषयों पे फिर चर्चा कर लेंगे, आज के विषय पर रहिए ना। अब डेटा पे जाएंगे फिर तो नहीं सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना यार, एक मिनट सुनिए ना यार, एक मिनट सुनिए ना, ये विषय से सुनिए ना, ये आज हिंडनबर्ग पे बात करिए ना, हिंडनबर्ग पे कर लेते हैं। बोलिए ना, हिंडनबर्ग पे कर लेते हैं। और मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूं अशोक जी आपकी डिबेट में कि जो देश के विपक्ष ने संसद में और संसद से बाहर जो मुद्दा उठाया, वो मुद्दा ये नहीं था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। नोबडी केयर्स अबाउट हिंडनबर्ग। मुद्दा ये था कि हिंडनबर्ग नाम की एक संस्था ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें बहुत सारे एलिगेशंस थे, तथ्यों के बेसिस पे, सेंटिमेंट्स के बेसिस पे नहीं। उसमें इंडियन न्यूज पब्लिकेशंस, इंडियन कोर्ट रूलिंग्स, इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी फाइंडिंग्स, इंटरनेशनल न्यूज पब्लिकेशंस एंड हिंडनबर्ग की खुद की रिसर्च, सबको मिला जुला के अदानी ग्रुप पे बहुत संगीन आरोप लगाए गए। और उन आरोपों पे जांच किस तरीके से ढंग से नहीं हुई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम एंड अगेन एक पैनल को पुल अप करा था कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं जांच। मैं चलिए सिर्फ एलिगेशंस पे आ जाता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट में जांच नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच नहीं हुई क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच हुई कि नहीं हुई? पेगासस में भी हुई, इसमें भी हुई कि नहीं हुई? जांच पैनल ने कितनी गहराई में काम करा, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद उन्हें लताड़ा था कि आप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और एक बार खैर मैं एलिगेशंस पे आ जाऊं, जो उन्होंने, उनकी एलिगेशंस नहीं है केवल, वो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश्ड एलिगेशंस हैं। 2014 में डीआरआई, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला था कि अदानी अपने स्टॉक्स मैनिपुलेट कर रहा है। 2007 में सेबी की रूलिंग थी कि अदानी अपने स्टॉक्स मैनिपुलेट कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, हिंदुस्तान टाइम्स की, टाइम्स ऑफ इंडिया की, इन सारी, द गार्डियन की, इन सारी पब्लिकेशंस की रिपोर्ट्स हैं अदानी समूह के खिलाफ। अगर आज हम आके टेलीविजन पे ये बोलेंगे कि ये भाई साहब महानुभाव जो हाथ जोड़ रहे हैं, अदानी का स्टॉक ओन करना, सर सुनिए, अडानी जो आप कर रहे हैं ना, तो भैया अडानी को क्यों नहीं कांग्रेस, अडानी को लेकर तो जितने हर, और मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन मैं ठोक के कह रहा हूं, भारत की एक कोई मुझे बता दीजिए संस्था, एक मुझे कोई औद्योगिक घराना बता दीजिए जिसने सीधे हाथ से इतने आगे ऊपर बढ़ गया हो। अरे टाटा जैसी फर्म जो है, एक मिनट रुकिए ना, रुकिए एक मिनट, आप भागिए मत, मेरा सवाल होना चाहिए। टाटा जैसी कंपनी ने कहा, टाटा जैसी कंपनी की, टाटा जो माना जाता है कि बड़ा फेयर डील करती थी, उसकी जो है एक महिला जो है वो ये कहती थी कांग्रेस हमारी दुकान है, कांग्रेस हमारी दुकान है, नीरा राडिया। टाटा कंपनी कहती थी तो एक मिनट रुकिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है ना, मेरी बात, आवाज बंद करिए, इनकी आवाज बीच में बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हर कंपनी जो है, हर कंपनी कुछ ना कुछ गड़बड़ करती होगी और उसका एक तरीका है, लेकिन विदेशों से रिपोर्ट लाकर उस कंपनी के खिलाफ छाती पीटना, अगर आपको इतना ही अडानी से है बैर, तो भैया अडानी को बैन कर दो ना। क्यों अडानी को धंधे देते हो? कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों धंधे देते हो? बंद कर दो, तब तो कांग्रेस शासित राज्य तो धंधे भी करेंगे और चंदे भी लेंगे। अडानी से चंदा भी चाहिए, अडानी से धंधा भी चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद टीवी में बैठ के नैरेटिव भी चलाना है और वो भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चलाना है। ये मंशा खराब है। अडानी के खिलाफ आपको जो करना हो करिए ना, किसने रोका है? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेके, पेगासस की रिपोर्ट लेके देश की संसद को मत बरगलाइए, देश की संसद को ठप मत कीजिए और बाजार का सेंटिमेंट मत खराब कीजिए। मेरा पॉइंट ये है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी कमेंट के लिए आऊंगा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो, तभी कहते हैं दिल से खिला।
सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चलिए जल्दी से संजय राणा जी, जो विपक्ष पूरा कांग्रेस खासकर अडानी जो करते हैं, क्या उसकी वजह यह है कि अडानी आज इंटरनेशनल जितनी जगह पर बिड वो करते हैं वो हमेशा चाइनीज कंपनी के खिलाफ अच्छी बिड करते हैं और चाइनीज कंपनी को आगे बढ़ने से रोकते हैं? क्या विपक्ष का दर्द अडानी को लेकर दर्द यह है विपक्ष का कि चाइनीज कंपनी को कैसे रोक सकते हैं अडानी? बिल्कुल अशोक जी, आपने सही पकड़ा है और एकदम नेल द पॉइंट किया है, क्योंकि सीरियस जितनी बिडें हो रही, चाहे इंटरनेशनल बिडिंग जितने भी उसने किया है कि सारे के सारे चाइनीज के खिलाफ किया गया है। अभी हमारे मित्र बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि ये रिपोर्ट का हवाला वो न्यूज़पेपर, भैया 2007 का आपने बोला आपकी सरकार थी और 2014 के पहले जो रिपोर्ट आई थी 2001 यानी मोदी जी के शपथ लेने के पहले की है, तो क्या आपकी सरकार सो रही थी? नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा था वी बिलीव एंड वी थिंक। उन्होंने ये नहीं लिखा था कि मैं कर रहा हूं। किस रिसर्च की बात कर रहे हैं? वो तो शॉर्ट शेयर करती थी, वो रिसर्च तो काम करती नहीं थी। और उसने खुद उसके जो फाउंडर थे वो आज बोल के गए किसी को हिलाना था, किसी को डुलाना था और किसी की अर्थव्यवस्था खराब करनी थी। तो आपको समझ नहीं आ रहा था किसके द्वारा किया था, किसके तो कहीं ना कहीं पूरी तरह स्पॉन्सर है। और आपको पता होगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस का याराना कैसे है चाइना के साथ। कौन कौन सी डील बंद कमरे में साइन की गई जिसका आज तक दस्तावेज नहीं मिले, आज तक खुलासा नहीं हुआ। तो चाइना का प्रेम, लाल प्रेम, देखिए लाल संविधान लेके नहीं चलते हैं, वो लाल झंडा चाइना का लेके चलने वाले राहुल गांधी का चाइना प्रेम है। वो चाइना प्रेम कहीं ना कहीं अदानी पे निकल रहा है। देश की कंपनी है भाई। ठीक है, बहुत संक्षेप में गुरुप्रकाश जी ओके, गुरुप्रकाश जी सिर्फ 30 सेकंड में। अल्टीमेटली ये चीजें अब हिंडनबर्ग की दुकान पे ताला लगा, लेकिन वो कहीं और किसी और कोने से इस तरह की कोशिश करेगी और इस तरह की कोशिश होगी। विपक्ष जो कर रहा है, लेकिन सरकार में आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि भाई इस तरह की चीजें रिपीट ना हो। क्या करेंगे उसके लिए? नहीं, देखिए अशोक जी, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जैसे जैसे भारत का कद बढ़ रहा है, जैसे जैसे भारत का सम्मान और भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ रही है, तो ये कुछ लोगों को समस्या होगी। लेकिन दिक्कत इस बात से कि जो भारत के अंदर लोग राजनीति करते हैं वो अपनी राजनीति का दायरा भारत की सीमाओं के अंदर रखें। भारत की छवि बाहर आप जाते हैं, अब भारत के नागरिक हैं, आप बीजेपी कांग्रेस के नहीं है, आप पक्ष विपक्ष के नहीं है, आप पूरे विश्व में जाइए, अमेरिका में जाइए, आप कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे और निराधार बातें करते हैं, तो मुझे लगता है वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं आह्वान करता हूं हमारे विपक्ष के साथी भी साथ में आए और विकसित भारत के मिशन को पूरा करें। ओके, चलिए, मुझे लगता है कि कम से कम ये दुकान बंद हुई है, लेकिन ऐसी दुकानें और भी बहुत सारी हैं। पर अमेरिका में शायद सत्ता परिवर्तन होगा और बहुत सी दुकानें बंद होंगी, लेकिन ऐसी दुकानें भारत के खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाती हैं तो सरकार की भी जिम्मेदारी और विपक्ष को भी कम से कम उनके एजेंडे को लेकर नहीं बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।